Welcome everybody to this new session of syllabus of BSc first year, and from today's onward we will start, or we are starting our paper number 3rd, waves, oscillations and acoustics. Okay, we pause our syllabus of paper number 1st, mechanics, in which we are completed the first 3 units, and same we were doing in the paper of electricity and magnetism. But from today's onward we will start our new paper, that is paper number 3rd, and name is waves, oscillations and acoustics. ओके और इस पेपर में भी हम पहले यूनिट नंबर 2nd से शुरू कर रहे हैं, तब हम यूनिट नंबर 3rd पर आएंगे, यूनिट नंबर 4th तक हम वहाँ जाएंगे, और उसके बाद फिर हम वापस यूनिट नंबर 1st को स्टडी करेंगे। क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है वो ज़्यादा सूटेबल तभी रहता है जब आप यूनिट नंबर 2nd को स्टडी करें, 3rd को स्टडी करें, 4th को स्टडी करें, और फिर वापस से यूनिट नंबर 1st पाएंगे। तो कुछ इसी तरह का प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। और यूनिट नंबर 2nd का जो यूनिट नंबर 2nd जो हमारे सिलेबस में है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्त गति। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। आप बहुत सारे बच्चों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन शायद अपने मैकेनिक्स के सिलेबस में कहीं ना कहीं +2 के सिलेबस में आपने जरूर ये बातें स्टडी की हो, और ये एक जस्ट रिवीजन आप इसे कह सकते हैं, ये आपका होगा फॉर दिस पेपर। ये सब चीज़ें आप फेमिलर हैं, सब बातें आपने पढ़ी हैं, बस एक चेकआउट जैसा आपने फिर से वापस करना है यहाँ। सो यूनिट नंबर 2nd से हम यहाँ शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 3rd को कवर करेंगे, यूनिट नंबर 4th को कवर करेंगे, और फिर से हम यूनिट नंबर 1st पर आएंगे। तो दिस इज द आउटलाइन ऑफ दिस पेपर। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति के बारे में आप सब लोग फेमिलर हैं कि किस तरह से सरल आवर्त गति होती है। एक ऐसी गति जो निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराए, ऐसी गति को हम सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, या देख रहे हैं सिंपल हार्मोनिक। S stand for simple, H stands for harmonic, and M stands for motion. So simple harmonic motion. Okay, so let's start it. So when a body moves such that its acceleration is always directed towards a certain fixed point and varies directly as its distance from that point, the body is said to execute simple harmonic motion. This. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें जो एक्सेलरेशन रहे बॉडी का, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के तहत कोई बॉडी मोशन करती है, तो एक ऐसा मोशन जिसमें जो एक्सेलरेशन रहे बॉडी का वो किसी सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट के तरफ वो एक्सेलरेशन रहे, जो उसकी डायरेक्शन रहे, और जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो इसकी डिस्टेंस से, उस पॉइंट की डिस्टेंस से प्रोपोर्शन में हो। तो बॉडी को हम कहते हैं कि वो एग्जीक्यूट कर रही है SHM यानी सरल आवर्त गति वो वस्तु कर रही है। ओके, फॉर सच अ मोशन टू टेक प्लेस द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन है, एंड शुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट। द फंक्शन ऑफ द फोर्स इज टू ब्रिंग द बॉडी बैक into its equilibrium position, and hence the force is often known as restoring force. तो इस SHM में जो बॉडी पे फोर्स वर्क करता है वो उसी डायरेक्शन में वर्क करता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, जिस डायरेक्शन में उस फिक्स पॉइंट की तरफ वो डायरेक्टेड होता है, और एक्शन जो रहता है फोर्स का वो कुछ इस तरह का रहता है कि जो बॉडी को वापस इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है, यानी
एक तरह से आप इसे रेस्टोरिंग फोर्स, बॉडी एसएचएम करना चाहती है लेकिन फोर्स इस तरह से एक्ट करता है कि वो उसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रखना चाहता है, तो इस तरह के फोर्स को हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ओके, इट शुड बी नोटेड दैट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट एसएचएम। सभी तरह के पीरियोडिक मोशन एसएचएम नहीं होते। पीरियोडिक मोशन के बारे में जो एक निश्चित समय के बाद दोहराए जाएं, फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ आर पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। अर्थ का यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण या फिर चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण जो है वो पीरियोडिक मोशन है, ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये बात है कि सभी तरह के पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होते, लेकिन सभी तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होते हैं। However, the reverse is true, that is all simple harmonic motions are periodic. A SHM has definite frequency and hence fixed time period which makes it a periodic motion. तो सभी तरह के जो पीरियोडिक मोशन है वो जरूरी नहीं कि वो हार्मोनिक हो, सिंपल हार्मोनिक हो, लेकिन जितनी भी तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सभी जरूर पीरियोडिक होते हैं, एक निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात की जब कोई बॉडी किसी ऐसे एक्सेलरेशन, इस ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करे जो किसी निश्चित बिंदु के प्रति की तरफ फिक्स रहे और उसके जो उस बिंदु से उस वस्तु की दूरी है उसके दूरी के प्रोपोर्शन में काम करे, ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। यहाँ जो फोर्स वर्क करता है बॉडी पर वो उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में होता है और कुछ इस तरह काम करता है कि बॉडी को रेस्ट में या इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है, इसीलिए इस फोर्स को हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और सभी तरह के जो पीरियोडिक मोशन है वो जरूरी नहीं कि वो हार्मोनिक हो, सिंपल हार्मोनिक हो, लेकिन जितने भी तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन हैं वो पीरियोडिक जरूर होते हैं। Okay, so let's see the differential equation of SHM. For this, let us consider a particle of mass small m executing SHM. SHM is stand for simple harmonic motion. If y be the displacement of the particle from equilibrium position at an instant t, the restoring force capital F acting on the particle is given by F is directly proportional to y, because the force acting on the particle is directly proportional to its displacement. So F equals to minus ky, where k is the force constant. K is the force constant, and negative sign indicates that force acting in such a way that it try to put the body into the equilibrium or into the position of rest. Okay, or you can say it that F is negative of y, that is F is directed in such a way or in such a direction that it is always opposite to the increment in the displacement. Opposes, negative sign says that opposes the increment into the displacement. Opposes the increment into the displacement. This negative sign comes here. Okay, indicates that force acting on a body or on a particle in such a way, in such a direction that the force is always acting to decrease the amplitude or decrease the displacement of that particle or that particular body. Force constant is defined as restoring force per unit displacement, that is k is equals to, from this equation you can say it, so k from this equation is F over y, that is force, restoring force per unit displacement is the value of, if the value of y is equals to 1, that is the value of y is unity, so the force constant is equals to the restoring force per unit displacement. एकांक डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी एकांक विस्थापन के लिए जो रेस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है कहीं भी,
तो वो होता है बराबर किसके, फोर्स कांस्टेंट के। इफ d2y by dt स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, कैसे ये एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट आप कह रहे हैं y, विस्थापन y हुआ, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा टाइम के रेस्पेक्ट में वो वेलोसिटी देगा, और जो सेकंड डेरिवेटिव होगा टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, बिकॉज द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी एंड टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन। सो भाई द डबल टाइम रेट चेंज ऑफ और डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम of displacement is equal to the acceleration of the particle at time t. Okay, then m into d2y by dt square, this is equals to force ma, this is actually a, so force ma is equals to minus ky according to this equation. Ma force according to Newton's law of Newton's second law of motion, F equals to ma. So m into the acceleration of the body, so d2u over dt square is equals to minus ky, or you can say it when m is comes into the denominator of k, so d2y over dt square, this term is coming on to the left hand side, k over m into y is equals to 0. Substituting k over m is equals to omega square, so d2y by dt square plus omega square y is equals to 0. This is equation number first. This is equation number first. This is the general differential equation of motion for a simple harmonic oscillator. इस तरह की इक्वेशन को हम जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, और इसको प्राप्त करने के लिए इस तरह के मेथड को आप यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग SHM इज गिवन बाय दिस टाइप, d2y by dt square plus omega square y is equals to 0. This multiplying by dy by dt we can get, हम पूरी इक्वेशन में 2dy by dt से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2dy by dt से जब इस फंक्शन में मल्टीप्लाई होगा तो येगा 2dy by dt इंटू d2y by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज एज इट इज, 2 is as it is, y dy by dt, because we are multiplying by 2 dy by dt, so 2 and dy by dt is equals to 0. Okay, now 2 dy by dt sorry, 2 dy by dt d2y by dt square is equals to, when you take off this term to the right hand side, so नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर 2y dy by dt. अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो इंटीग्रेशन करने से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। नाउ integrating this equation with respect to t, we have dy by dt whole square plus is equals to माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी। कैसे, देखिए अब आप ये सोच के देखिए कि अगर मेरे पास ये वाला इक्वेशन हो, यहीं से हम शुरू कर लेते हैं इसको समझने के लिए कि कैसे कैसे इस क्वांटिटी का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये वाली क्वांटिटी होगी। अब सोच के देखिए कि मेरे पास ये वाली क्वांटिटी है, ओके, मेरे पास ये वाली क्वांटिटी है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या होना चाहिए, देखिए मैं इसको डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं आपको, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास क्वांटिटी है, ये क्या क्वांटिटी है, ये मेरे पास इक्वेशन है दैट dy बाई dt होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मेरे पास अभी इक्वेशन है, और मैं चलो कांस्टेंट भी मैं यहाँ कंसीडर कर सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी,
डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो विद रेस्पेक्ट टू टी जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2 dy बाई डी टी, एंड डिफरेंशिएटिंग ऑफ दिस इक्वेशन देन dy बाई डी टी ऑफ dy बाई डी टी, एंड डिफरेंशिएटिंग ऑफ द राइट हैंड साइड विद रेस्पेक्ट टू टी माइनस ओमेगा स्क्वायर इज common, differentiation of y square with respect to t 2y dy by dt, and because this is a constant, so differentiation of constant is 0. So we have 2 dy by dt, and differentiation of dy by dt with respect to t gives you d2y by dt square is equals to minus omega square 2y dy by dt. This. So look at this expression, 2 dy by dt d2y by dt square is equals to omega square 2y dy by dt. This is the differentiation of this equation. So why in the reverse sense the integration of this quantity should be equal to this. The integration of this quantity, the integration of these terms should be equals to this equation, this dy by dt whole square is equals to omega square minus omega square y square plus c. This. So look at this expression, 2 dy by dt d2y by dt square is equals to minus omega square 2y dy by dt, and look at here, 2 dy by dt d2y by dt square is equals to omega square 2y dy by dt, and now look at here, this expression, look at here, this 2 dy by dt d2y by dt square is equals to omega square 2y dy by dt. So this is the same expression. So the integration of this equation will be equals to this equation, dy by dt whole square is equals to omega square minus omega square y square plus c. Say this is equation number 2. This is equation number 2. So let's see it. So this. So integration with respect to t, we have the dy by dt whole square is equals to minus omega square y square plus c. This is equation number 2, where c is the integration constant. ओके अब जो भी हम ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमने शायद आपने डिफरेंशियल कैलकुलस के जो बुक है उसमें किए होंगे। जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हम इनिशियल कंडीशंस यूज करते हैं। इनिशियल कंडीशंस को यूज करके हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके वही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है इक्वेशन नंबर 2 से। तो हम कुछ उसी तरह का मेथड यहाँ यूज करने जा रहे हैं। ओके because c is a integration constant, so let us put some conditions, some initial conditions here. When displacement is maximum, ये कंडीशन हमने यहाँ यूज की है। इसी कंडीशन को यूज करके हम यहाँ से इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू निकालेंगे और फिर से हम c की वैल्यू जो है वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद वहाँ से हमें एक नया जो फॉर्म है इक्वेशन नंबर 2 का वो वहाँ से मिल जाएगा। ओके सो इस कंडीशन को हम यहाँ यूज कर रहे हैं व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, दैट इज एट y इक्वल्स टू a। जब पार्टिकल उस बॉडी का जो एसएचएम कर रही है, जो एसएचएम परफॉर्म कर रही है, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम a से, एम्पलीट्यूड a से डिनोट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स। ओके सो dy बाई dt क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज बी ए कांस्टेंट, सो dy टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू 0। ओके
दैट इज पार्टिकल इज मोमेंटरली एट रेस्ट। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि आपने कहा कि ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आएगा, लेकिन अगर इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगी इसकी वेलोसिटी। यानी टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल गिव्स यू द वेलोसिटी, एंड दिस इक्वेशन सजेस्ट्स अस दैट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम द velocity of the particle will be equals to 0. So that's why we use this word momentarily at rest. थोड़े से समय के लिए, छोटे से समय के लिए वो पार्टिकल रेस्ट में चला जाता है। जब क्या परफॉर्म करता है? एसएचएम को परफॉर्म करता है और अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाके वो मोमेंटरली एक छोटे से रेस्ट में आ जाता है, बिकॉज दिस इक्वेशन सजेस्ट्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 when the displacement of the particle is maximum. Okay, that is particle is momentarily at rest in the extreme position and begins its journey in the backward direction. और फिर से वहां से momentary rest के बाद वो पार्टिकल फिर से बैकवर्ड पोजीशन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में अपनी जो जर्नी है वो उसको स्टार्ट कर देता है। ओके, substituting y equals to a, this the maximum amplitude, and dy by dt is equals to 0 into equation number 2. ये दोनों कंडीशंस जिसको हमने इस कांस्टेंट c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया है, इन दोनों कंडीशंस को हम इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करते हैं, so dy by dt is equals to 0, so the left hand side of the equation is 0 is equals to omega square a square, why a square? Because y is equals to a, and plus c, in from this equation we have c is equals to omega square a square. this तो कांस्टेंट c की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को, इस कांस्टेंट की वैल्यू को फिर से हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है dy by dt होल स्क्वायर, द लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, माइनस ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, this term, and the value of c from here is omega square a square. So in place of c we have to put omega square a square. So dy by dt whole square is equals to omega square is common from these two terms, so a square minus y square, this. And when you calculate the value of dy by dt is equals to omega root a square minus v square, because this square from the left hand side will be the square root to the right hand side terms. Okay, so omega square coming out of the square root is omega and square root of this quantity. Say this is equation number 3. And look at the left hand side, dy by dt, the time rate change of displacement gives you the velocity of that particle. So equation number 3 gives the velocity of the particle executing SHM at time t. तो टाइम t पे जो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये हमें उसकी वेलोसिटी के बारे में जानकारी देती है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t. ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 dy ओवर a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी जो y वाले टर्म्स हैं वो एक साइड और जो t वाले टर्म्स हैं वो एक साइड, इनको हम इंटीग्रेट कर देते हैं. dy के डिनोमिनेटर में हमने ये वाला टर्म रखा है और ओमेगा dt से मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने राइट हैंड साइड को बनाया है. सो इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो आपको पता है कि इस तरह का जो इंटीग्रेशन है वो मुझे देता है साइन इनवर्स y बाई ए, साइन इनवर्स y बाई ए. So is equals to omega t plus phi. Phi is here is another integration constant. Another integration constant. So we are left with this type of equation, that is y by a, when this term sin inverse is coming to the right hand side. So gives you sin omega t plus phi, and the value of y is equals to a cross multiply a sin omega t plus phi. This term, the bracketed term or the theta term, you can say it, of
sign represents the total phase of the particle at time t, and phi is known as initial phase or phase constant. Initial phase or phase constant. Okay, this. अब जो इक्वेशन नंबर 4 है वो मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये क्योंकि मैं यहाँ से जो लेकर चला था, मेरा जो टारगेट था वो इक्वेशन नंबर 1 का कि जो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मुझे ढूंढना था, और वो सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड कराता है ये वाला इक्वेशन नंबर 4, एंड द सॉल्यूशन इज ऑफ दिस टाइप, दैट इज वाई the displacement of the particle is equals to a, the maximum amplitude of the particle performing SHM, and sin omega t plus phi, where omega t plus phi represents the total phase of the particle at time t, and phi is known as initial phase or phase constant. Okay, तो केवल ये नहीं है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो किसी भी पार्टिकल का डिफरेंशियल इक्वेशन है जो परफॉर्म कर रहा है SHM, केवल यही एकमात्र इसका सॉल्यूशन हो सकता है, और भी बहुत तरह के सॉल्यूशन इसके पॉसिबल हैं। तो कुछ सॉल्यूशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a sin omega t plus phi, दैट मीन्स दिस इक्वेशन नंबर 4 इज जस्ट वन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसका केवल एकमात्र सॉल्यूशन ये है, पर केवल ये नहीं है कि इसका केवल यही एकमात्र सॉल्यूशन है, और दूसरे सॉल्यूशन एन इक्वली वैलिड सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू a cos omega t प्लस, ये भी इसका एक वैलिड सॉल्यूशन आप इसे कह सकते हैं। अब ये अगर आप इसका सॉल्यूशन कंसीडर करके चल रहे हैं y इक्वल्स टू a sin omega t प्लस phi, तो आप sin a प्लस b का फॉर्मूला जानते होंगे। sin a प्लस b को जब एक्सपेंड किया जाता है तो आता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, बिकॉज sin a प्लस b शुड बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। इस तरह के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपने ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं जरूर स्टडी किए होंगे, तो उसी फॉर्मूले का हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए इस जो sin a प्लस बी की ये फॉर्म है इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड करने की वजह से जो इन प्लेस ऑफ a की जगह जो यहाँ है टर्म वो ओमेगा टी है, और b की जगह यहाँ जो टर्म है वो फाई है। ओके, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड करने से जो मेरे पास फॉर्म बनेगी वो बनेगी a sin, बिकॉज sin a cos b, सो sin omega t cos phi plus a is same multiplied by the second term, so a cos omega t sin phi। और इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं कि sin omega t वाली टर्म मैंने एज इट इज रखी, और जो ये टर्म है a cos phi, इसकी जगह मैंने कांस्टेंट यहाँ लिख दिया है जिसको मैंने कहा है कैपिटल A, और यहाँ जो सेकंड जो टर्म है इस इक्वेशन का, उसमें मैंने cos ओमेगा t को एज इट इज रखा है, ये देखिए यहाँ एज इट इज है। और जो ये टर्म बची, जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज इसमें बची हैं इस सेकंड टर्म में, वो है a sin phi, तो a sin phi को मैंने कैपिटल B यहाँ कंसिडर किया है। सो जो इक्वेशन का जो फॉर्म है, इस सॉल्यूशन का जो फॉर्म बना है अब वो है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, विच अनदर अ वैलिड सॉल्यूशन। ये भी क्या है, एक वैलिड सॉल्यूशन है, जहां a की वैल्यू जो है वो a cos phi है और b की जो वैल्यू है वो a sin phi है। यहाँ से अगर a की कांस्टेंट a की वैल्यू, इस कांस्टेंट a जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू आप निकालें, तो इसको निकालने का तरीका यही है कि आप इन दोनों इक्वेशंस, इसको a कहिए या इसको इक्वेशन नंबर a कहिए, इसे इक्वेशन नंबर b कहिए, दोनों साइड के स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, ऐसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, ये रहा,
यहाँ का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, एंड ए स्क्वायर इज कॉमन, सो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इज 1, सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square. And when we divide these two equations, we can get that tan phi is equals to tan phi is equals to b over a. Tan phi is equals to b over a. You can simply divide equation number b by equation number a. So a is cancelled with a, sin phi over cos phi gives you tan phi, and the left hand side gives you b over a. So the value of phi, that is the phase of this equation, is equals to tan inverse b by a. This. So this is the same valid solution of this equation with these conditions. With these conditions. Okay. Now the another solution that is given by equation number 5th, we can write it as a cos omega t plus phi, and a cos omega t, here we can use the formula of cos a plus b, which is equals to cos a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b. This cos a plus b is equals to cos a cos b minus sin a sin b, which is the formula of cos a plus b. So use here cos a plus b, in place of a here is omega t, and in place of b here is phi. So use this formula cos a cos b minus sin a sin b. So a cos omega t cos phi minus a sin omega t sin phi. So here is this minus sign, with this minus sign, sin omega t, this a sin omega t, this term, the second term is written as a sin omega t, plus this term, first term, is written as b cos omega t, where a is equals to minus a sin phi. That's why minus a sin phi is equals to capital A. This is equals to minus a sin phi, and b is equals to a cos phi. B is equals to a cos phi. Okay. This, and similarly, squaring and adding both sides, we have the value of amplitude a is equals to root a square plus b square, and the value of phi by dividing equation number this by this. So a is cancelled with a, sin phi over cos phi gives you tan phi, and b minus a over b. So phi is equals to tan inverse minus a over b. So this is also a valid solution of this type of differential equation, and with these conditions. Okay. एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. एक और सॉल्यूशन इसका हो सकता है. कैसे? देखिए, वी कैन एक्सप्रेस इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन ऑपरेटर फॉर्म एज डी बाई डी टी इक्वल्स टू डी. अगर डी बाई डी टी को आप डी लिख दें, कैपिटल डी लिख दें, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो हमारे पास ये वाला इक्वेशन था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था एसएचएम का, ये वाला इक्वेशन, इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर डी बाई डी टी को मैं क्या लिख दूं? कैपिटल डी लिख दूं, तो एसएचएम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो किस तरह से होगा? डी बाई डी टी को डी लिख सकते हैं, तो इसका जो डबल डिफरेंशिएशन होगा उसको डी स्क्वायर लिख देंगे. सो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का होगा, डी स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से आप y कॉमन लेके, चूंकि y जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, वो तो 0 नहीं हो सकता. दैट मीन्स डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0, एंड डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड डी इक्वल्स टू प्लस माइनस आई ओमेगा, plus minus I omega. Hence the general solution of equation number first become as y is equals to a e to the power I omega t, iota omega t. You can say it as iota, not I, plus b e to the power minus iota omega t. Say this is equation number 6. In order to that this solution may gives a real value of y, a and b must be complex conjugate gauge of each other. So a should be equals to a plus ib, and b is equals to a minus ib. From here
The second form of general equation is y is equals to a e to the power iota omega t plus phi. This is also another valid solution of differential equation number first. So there are different solution of differential equation. However, we shall use the solution y is equals to a sin omega t plus 5 in general. हमारे पास बहुत सारे यहाँ से सॉल्यूशन हो सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन जो प्रोबेबली हम यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो यही वाला जो सॉल्यूशन हम लेके आए हैं इक्वेशन नंबर 4 जो हमें प्रोवाइड कराती है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5. इसी सॉल्यूशन को हम आगे भी फ्रीक्वेंटली यूज करते रहेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर नाउ and meet you into the next one. Thank you.